नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू में आज हम गुफ्तगू करेंगे द ग्रेट गेम, द न्यू ग्रेट गेम, यूरेशिया, ग्रेटर यूरेशिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दरअसल ये सब आज कहाँ खड़े हैं और दुनिया में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है वो क्या है, और दुनिया की जो तस्वीर है अब साफ़ होने लगी है। इस पर हम बिल्कुल बारीकी से एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ अफवाहें फैलाई गई थी, चाहे वो सिम्पसन कार्टून के ज़रिए की गई हों या फिर इजरायली एजेंसियों के द्वारा एक हवा बनाई गई हो, अमेरिकन और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चलने वाले मीडिया ने दुनिया को धोखा दिया हो। दरअसल वो सब धोखे धुल गए हैं और बिल्कुल आईने की तरह अब साफ होने लगी है तस्वीरें। इसको समझने के लिए ज़रूर वो लोग रुकें जो दुनिया की तमाम उठापटक में नज़र रखते हैं और दुनिया को समझना चाहते हैं। और जो ट्रोल टाइप के लोग हैं, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप फिर तुरंत छोड़िए, स्किप करिए इस प्रोग्राम को और निकलिए यहाँ से। दूसरा, आप तमाम जो लोग जानना चाहते हैं सच्चाई, हक़ायक़ और जो कुछ होता आया है उसके बारे में, तो वो लोग ज़रूर रुके रहें और आखिरी लाइन तक देखें, चूँकि डाटा के साथ आपको बताऊंगा कि दुनिया इस वक्त अब कहाँ पहुँची है और कहाँ जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी द न्यू ग्रेट गेम की, जिसको यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इन सब ने मिलकर जो शुरू किया था, जिसमें मैंने कई बार वो बड़े नाम लिए हैं जो डार्क स्टेट जिनको मैं कहता आया हूँ और जो डीप स्टेट के भी पीछे होते हैं। उनके जो गेम थे उनको वो जीतना चाहते थे। उन्होंने तमाम प्रोपेगेंडे किए, मीडिया का इस्तेमाल किया, बहुत सारे कार्टून और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको हासिल करने की कोशिश की। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि वो अपने उस गेम में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं और अब उन्होंने नए गेम के तौर पर कहाँ एंट्री मारी है और क्या अगला ख़तरा दुनिया के लिए होगा और किस तरह से निचोड़ी जा सकती हैं चीज़ें, क्या संभावनाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। ग्रेटर यूरेशिया की बात यह है कि एक न कहीं ये ग्रेटर यूरेशिया का मौक़िफ़ भी कमज़ोर पड़ा है। रशिया जिसको लीड कर रहा था, यानी कि पुतिन द्वारा जिस गेम को आगे बढ़ाया जा रहा था कि अपने साथ मिलाकर, जिसमें तुर्की से लेकर एशिया के बहुत सारे मुल्कों को और यूरोप के मुल्क जो उसके साथ हैं, इन सब को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर यूरेशिया को जोड़ते हुए यूएसएसआर से बड़ा एक संगठन बनाने का जो प्लान था उसको भी थोड़ा सा झटका लगते हुए नज़र आ रहा है। दरअसल देखिए होता क्या है कि आप लोग जानते हैं कि हर कोई अपना गेम खेलता है और गेम किसका कामयाब होता है किसका नहीं होता है ये वक्त तय करता है। मैं इस मौजू पर भी नहीं जाऊंगा कि इसको कौन तय करता है कौन नहीं करता है, मगर जो चल रहा है उसको बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ द ग्रेट गेम में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि द ग्रेट गेम जब आगे बढ़ रहा था तो इसमें ओशियान और के देशों को टारगेट में लाया गया था। इसमें एक प्लान था जिसमें भारत को भी इस्तेमाल करते हुए चाइना को डिस्ट्रॉय करना था और डिस्ट्रॉय करके उस पर आर्थिक पाबंदियां लगानी थी और उसके व्यापार को बर्बाद करना था, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की अपनी इंडस्ट्री, अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर जाना था। इस गेम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसमें हम समझ सकते हैं कि बड़ी रणनीति बनाई है। वो 2-4 नाम उन नीतियों के रखे गए जो मैं अपने पुराने प्रोग्राम में बता चुका हूं। इस वक्त इस प्रोग्राम में उनको खुलकर बात करना इसलिए वाजिब नहीं रहेगा क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूं यहाँ का इस वक्त जो है सच्चाई का टॉलरेंस जो है वो ज़ीरो हो गया है और चूंकि लोगों में उतनी समझ नहीं है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो इस पर कोई भी एक्शन या रिएक्शन हो सकता है। तो मुझे बचाते हुए सारी सच्चाइयाँ दुनिया की आपको बतानी पड़ेगी। चूँकि मैं दुनिया की सच्चाई बताने की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कौन जीता कौन हारा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर कौन हारा, कौन जीता और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर हम विवेचना कर रहे हैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट की हैसियत से। तो दोस्तों अब मैं ये बताना चाहता था कि द ग्रेट गेम में जिस तरह के जो 99% ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुका था द ग्रेट गेम, मगर अचानक जो है वो कोविड से एक शुरुआत होती है। कोविड भी चूँकि इनका द ग्रेट गेम में, न्यू ग्रेट गेम में एक और प्लान इनका चल रहा था कि जिस तरीके की कोविड आएगा, कोई बीमारी आएगी, दुनिया को रिस्टार्ट कर दिया जाएगा और फिर जैसा हम चाहते हैं, यानी कि फ्यूल से निकाल कर अर्थव्यवस्था को हम नॉर्मल चीज़ों पर लेकर आ जाएंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था को हम एक अलग तरह से डील करेंगे। जो हमने रेट बढ़ा दिए हैं उन रेट को कट ऑफ करके एशिया के साथ मिलाने के लिए, चूँकि एशिया के बहुत सारे कंट्री उसमें से
जैसे कोरिया है, जापान है, उसमें से चाइना है और कई कंट्री हैं जो काफ़ी यूरोप को और अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, प्रोडक्शन में भी, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी। उन सबको अगर कंट्रोल करना है, जहां प्राइस का जो मैच एंड मिक्स है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए दुनिया को रीस्टार्ट भी किया गया, मगर बात वहीं की वहीं खड़ी रही और बल्कि उससे उल्टी हो गई। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं यहाँ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए उसमें क्या था कि एक तरह से आर्थिक पाबंदियाँ थी, युद्ध थे, युद्धों के नाम पर पाबंदियाँ थी, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा चारों तरफ से, चाहे ताइवान को लेकर हो, चाहे फिर वो कोरियन को लेकर हो, चाहे फिर वो भारत और चाइना के बीच में तनाव हो, चाहे वो ओशियान में ऑस्ट्रेलिया जापान क्वाड कोर हो। ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि एग्जीक्यूट हुआ, प्लान पहुंचा, यहाँ तक बातें हुई, मगर इसका अब रिवर्स गियर शुरू हो गया है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि ये रिवर्स गियर क्यों शुरू हो गया है और कब शुरू हो गया है। तो ये कोविड-19 के बाद जो चीज़ें खुली हैं और अर्थव्यवस्थाएं लोगों की नहीं संभल पाई हैं, इसमें बड़ा बदलाव क्या हुआ है। दरअसल एक तरफ तो ये तमाम पश्चिमी जगत चाइना को ख़त्म करना चाहता था, मगर ये इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। उल्टा किस मायनों में हो चुका है, थोड़ा सा डाटा आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि अब वो द ग्रेट गेम या न्यू ग्रेट गेम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हार मान चुका है, वो घुटने टेक चुका है, यानी कि अब वो सफल नहीं होगा। और ये तमाम मीडिया का इस्तेमाल करके, तमाम प्रोपेगेंडा, झूठ का इस्तेमाल करके, बहुत सारे अखबार और बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी टाइप के लोगों को एजेंडाज दे के बहुत झूठ बोले गए। उन झूठ में बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, बहुत सारे राष्ट्रपतियों को इन्होंने कैद किया अपनी नीतियों में और उनसे अपने गुलाम की तरह कदम उठवाए। उसके बावजूद ये न्यू ग्रेट गेम को और ग्रेट गेम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हार चुके हैं। और हार कैसे शुरू होती है वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज की तारीख में अमेरिका के और यूरोप के भी जो अपने संबंध होते थे, व्यापार संबंध होते थे, जिसको वो जिताना चाहते थे, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, आज यूरोपियन यूनियन के अमेरिका को छोड़कर चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार समझौते हो गए और सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर के तौर पे यूरोपियन यूनियन के चाइना उभर कर सामने आ गया। ये जो बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं डाटा पेश करता हूँ, ये यूरोप की ही एजेंसी है, CAI जो है, वो CAI एजेंसी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखते हैं दोस्तों कि यूरोप के साथ कितना बड़ा व्यापार इस कोविड के बाद से लेकर और कोविड में लेकर भी कितना आगे बढ़ा है, और ये क्या मजबूरी बन गया है दुनिया की चाइना और चाइना की प्रोडक्शन क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी जो दाम है वो, क्योंकि जो जिसके खिलाफ जिस बात को लेकर रीस्टार्ट हो रहा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा था, या फिर जो है ग्रेट गेम, न्यू ग्रेट गेम के नाम से खेल खेले जा रहे थे, उनके वो सब कुछ हारने के बावजूद उल्टे इस पर चाइना की बर्तरी अगर हो जाती है, तो इसका मतलब साफ है कि चाइना ने अकेले अपने दम पर ही पूरी तरह से इन तमाम रणनीति, चाहे वो ज़ायनिस्टों के द्वारा की गई हो, चाहे वो फिर उन डीप स्टेट, डार्क स्टेट के लोगों द्वारा की गई हो, उनको धराशायी कर दिया है, ज़मीन दोज कर दिया है। अब ये स्थिति देखिए, थोड़ा सा आंकड़ा आप समझ लीजिएगा कि इस दौरान में क्या यूरोपियन यूनियन के साथ में जो समझौते व्यापार के हुए वो कितने पहुँचे हैं। चाइना का और यूरोप का जो बाज़ार है वो अभी 586 बिलियन यूरो का है, जो हुआ है इसमें से 500, और जबकि अमेरिका के साथ ये व्यापार जो है मात्र 555 यूरो का हुआ है, बिलियन यूरो का हुआ है। अब चीन अगर हम देखते हैं कि जो यूरोप से आयात की बात हम करते हैं, तो यूरोप ने जो चाइना से मंगाया है इन दिनों में, वो 5.6% उसमें बढ़ोतरी हुई है। 5.6% ज़्यादा माल मंगाया है पहले के मुकाबले यूरोपियन यूनियन ने चाइना से आयात किया है। और निर्यात अगर जो चाइना को उन्होंने किया है, वो चाइना को निर्यात 2.2% बढ़ोतरी के साथ किया है। इसका मतलब यह है कि निर्यात भी यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ बढ़ा है और आयात भी 5.6% बढ़ा है। अब यही बात हम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में देखते हैं, तो अमेरिका के बीच में जो आयात निर्यात है, उसमें जो इनका जो आयात था वो 13.2% घटा है।
13.2% माइनस चला गया है। और ये घाटा जो है निर्यात में इनके साथ रहा है। 8.2% का यूरोपियन यूनियन का जो निर्यात था वो भी अमेरिका के साथ घटा है। 8.2%, यानी बहुत बड़ी तादाद में इनका व्यापार जो है वो नीचे गया है। यहाँ ये देखने वाली बात है दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो चाइना का इस वक्त अगर हम देखते हैं कारोबार, तो ये होता है 4.50 ट्रिलियन युआन। 4.50 ट्रिलियन युआन का कारोबार चाइना ने यूरोपियन यूनियन के बात किया। ये बिलियंस की नहीं, हम ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, और वो भी युआन की बात कर रहे हैं। अगर हम एशिया के साथ देखते हैं, चाइना का जो व्यापार है वो भी 4.74 ट्रिलियन जो है वो व्यापार एशिया के साथ चाइना कर रहा है। इस दौरान आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 27 से 28% जो खाने पीने की चीज़ों की प्रोडक्शन की क्वालिटी की जो ग्रोथ है वो चाइना के अंदर हो रही है, खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी। और यानी ये सिर्फ जो है हम इलेक्ट्रॉनिक और तमाम जो दूसरी अशिया होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको भी अगर छोड़ देते हैं तो यानी हर क्षेत्र में बाकायदा यूरोपियन यूनियन के साथ, एशिया के साथ चाइना के व्यापार इस दौरान जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूबी हैं, दुनिया नीचे की तरफ जा रही है, उसके साथ व्यापार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि चाइना को जिंदा रखना, प्रॉफिट में पहुंचाना और उसके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मैच करना यानी पूरी मजबूरी हो गया है। और यही एजेंसियां जो यूरोपियन और अमेरिका में काम करती हैं ये दावा कर रही हैं कि 2028 तक सिंगल तौर पर चाइना जो है अमेरिका को और सबको पीछे छोड़ते हुए बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना बनने जा रहा है। यानी इसमें देखिए एक बात आपको मैं, ये तो हमने बात की है व्यापार की कि किस तरीके से द ग्रेट गेम और न्यू ग्रेट गेम के नाम से जो चाइना को ख़त्म करने की पॉलिसी बनाई गई थी, इसमें तमाम घोड़े फेल साबित हुए हैं। कुछ घोड़ों के तन्नाल भी लगवाई, लगाम भी बांधी, उनके काठी भी बांधी गई, मगर वो चल ही नहीं पाए क्योंकि घोड़े शायद लंगड़े होंगे। तो कुल मिला के जो बेसिकली लंगड़े घोड़ों पर शायद दांव लगाया गया और लंगड़े घोड़े जो है वो लंगड़े ही साबित हुए। और यहाँ चीन ये बाजी जीत कर ले गया कि यूरोपीय और तमाम दुनिया के साथ बाजार। ये जो आंकड़ा मैंने बताया दोस्तों, इसमें इंग्लैंड का आंकड़ा मौजूद नहीं है, चूँकि इंग्लैंड का अलग से द्विपक्षीय समझौतों की तरफ इस वक्त चाइना बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, कंट्री टू कंट्री भी जो है डील कर रहा है। यानी कि वो अब व्यापार बढ़ने की उम्मीद, संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं, ना कि ख़त्म होने की। और अब ये मान लिया जाना चाहिए कि न्यू ग्रेट गेम और द ग्रेट गेम दोनों पूरी तरह से हार चुके हैं। अब वो लोग जो न्यू ग्रेट गेम और ग्रेट गेम के ज़रिए चाइना को ख़त्म करना चाहते थे, यहाँ का जो कारोबार है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, मुझे लगता है कि उन लोग अब डिजिटल करेंसी भी उन्हीं का एक गेम था। कैशलेस जो है वो आप जानते हैं, बिल गेट्स साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं वार ऑन कैश और ये सब तमाम चीज़ों को लेकर दुनिया को कैशलेस बनाने की। इसमें भी सबसे पहला जो जीत है वो हासिल करने चाइना जा रहा है, चूँकि युआन को डिजिटल कर दिया है, बिटकॉइन के साथ भी वो डील करता है। अगर ये डिजिटल जो बैंकिंग व्यवस्था है जो ख़त्म होनी ही है, तमाम दुनिया के देशों में आप ऐलान सुन रहे होंगे कि तेल को भी लेकर हम आएंगे बात को, उसको भी 2030 से पहले ख़त्म करके क्लीन एनर्जी पे जो है दुनिया जाने वाली है। तो इसका मतलब फ्यूल बेस्ड जो टैक्सेशन सिस्टम्स हैं उसको ख़त्म करके दूसरी चीज़ों पर टैक्सेशन लगाकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रीबिल्ड करना है। जिन जिन देशों में अर्थशास्त्री और पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार, और अपने ही देश की जनता को सत्ता से कम लालच पर देश को बचाने की प्रायोरिटी पे आएंगे, वो ऐसे देश ज़रूर अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आगे निकल जाएंगे। और जो लोग कुछ देशों के अंदर अगर सिर्फ अपने आप को गद्दी पे बनाए रखने के लिए और चूँकि खुद नाकाबिल होंगे तो अपने से काबिल लोगों को ना आने देने के लिए भी, चूँकि कई लोगों के ईगो भी बहुत होते हैं, ऐसी स्थिति में जो है ऐसे देश बिल्कुल अर्थव्यवस्था को लेकर डूब जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहली प्रेडिक्शंस मेरी देखिएगा, जो मैंने प्रेडिक्शंस कहनी पड़ती है आजकल क्योंकि ऐसे ही हैं लोग बाग। मेरा विश्लेषण जो भी था, जो मेरा एनालिसिस था, मैंने बताया था आपको द ग्रेट गेम और ग्रेटर यूरेशिया को लेकर लगभग उसके 99.9% मौका पर आकर
बिल्कुल वो एग्जीक्यूट करके सिर्फ जीतने वाले थे, मगर एंड पॉइंट पर हार गए और इनकी हार की ही मैंने विवेचना की थी। मगर द ग्रेटर यूरेशिया वर्सेस चाइना अब जो है वो कुछ सालों के बाद गेम शुरू होगा। अभी ग्रेटर यूरेशिया चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। आगे देखना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तेल बाजार अब डूबेगा, जो कुछ होगा वो आप जानते हैं कि जो अभी माफ़ कीजिएगा जो तेल के रेट अभी ऊपर आए हैं अचानक, तो इसको आप किसी कामयाबी से न जोड़ें, किसी पुतिन और बिन सलमान की आपसी बातचीत सहमति पर कोई काम आया हो उससे भी बिल्कुल न जोड़ें। चूँकि कोविड के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारी चीज़ें जो है जो बंद हो गई थी, जो ट्रांसपोर्टेशन बंद थे वो ट्रांसपोर्टेशन खुलने शुरू हो गए हैं। तेल की मार्केट में ज़रूरत बढ़ी है, मांग थोड़ी सी बढ़ी है, इसलिए रेट इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें कहीं कट ऑफ और कट पेस्ट का कोई कहानी नहीं है, चूँकि तेल अब दुनिया के लिए तेल एक दौलत के तौर पर रहेगा, मगर दुनिया की अर्थव्यवस्था और रीढ़ की हड्डी और करेंसी का ट्रांजैक्शन सिर्फ तेल के ऊपर हो, टैक्सेशन दुनिया का निज़ाम तेल पर चलता हो, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, तेल तो बेसिकली रहेगा, वो एक संपदा है और वो रहेगी, उसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ नए रास्ते निकलेंगे, जो भी होगा वटेवर, ये मुस्तकबिल की बात है, पता नहीं आप और हम हो कि ना हो। मगर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है जनाब कि अब चाइना अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया को लीड करने जा रहा है और अपने हथियारों को भी बहुत शार्प तरीके से उसने डेवलप किया है और वो क्वांटिटी को ज़्यादा बना सकता है। तो ये अपने सहयोगी देशों को धड़ाधड़ ड्रोन, जहाज़, तकनीक सब कुछ दे रहा है। ऐसे में यानी कि अपनी एक निजी लॉबिंग में, इसको रशिया से हटके भी मान सकता हूँ, ग्रेटर यूरेशिया से हटकर भी इसको देख सकता हूँ कि चाइना कोशिश करेगा आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों को भारी भरकम हथियार, उनके सड़कें, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ड्राइव करने की पूरी कोशिश करेगा। और ऐसी कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई भी नज़र आएगी और हो भी सकती है। पर एक जो आगे जो हालात बदलने वाले हैं ये डिपेंड करेगा कि पुतिन रशिया में कितने दिन और सत्ता में रहते हैं, रजब तैयब अर्दगान तुर्की में कितने दिन और सत्ता में रहते हैं या जीवित रहते हैं। ये तमाम चीज़ें अब आगे काउंट करेंगी, क्योंकि दुनिया में चूँकि वो जो डीप और डार्क स्टेट की मैं बात करता था, जो अमेरिका में बैठकर पीछे खेल खेलता था, वो पूरी तरह से चाइना में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और माकूल व्यापार उनके हिसाब से मार्केट हासिल करने की वजह से पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। और अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अब वो लोग जब वो हार चुके हैं अपना गेम, तो उन्होंने इस गेम में यानी कि जीती हुई टीम में ही शामिल होने का फैसला किया है। ये सबूत है जो आप यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ बढ़ता हुआ और भारी तादाद में बढ़ता हुआ व्यापार देख रहे हैं। अमेरिका के चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, उसकी एशिया, अफ्रीका और यूरोप यानी कि तमाम इलाकों में अगर चाइना के जो ज़रूरत है अगर वो बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि डार्क और डीप स्टेट वाले, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले और जो बेसिकली द ग्रेट गेम वाले जो भी टीम थी, वो टीम सिर्फ मीडियाबाजी कर सकती है, नौटंकियां करती है बहुत ज़्यादा। यानी मैं बताने की कोशिश ये करता हूँ कि सिम्पसन कार्टून जैसे लोग वो क्या करते हैं कि जब कोई कार्टून वो बना देते हैं तो फिर वो उसी नाम को तलाशते हैं, फिर उसके कॉस्ट्यूम्स जैसे उन्होंने दिखाए वैसे ही दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो सीन कभी उन्होंने फिल्माया होता है उस फिल्माए हुए सीन के ज़रिए ही वो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके पीछे उनके मकासद ये होते हैं कि वो साबित कर सके कि बाकी की जितनी उसमें प्रोडक्शंस उन्होंने की हैं उसको लोग सोचें, उनसे डरें, उनसे भयभीत रहें कि इनके कई हुई सब बातें सच्ची होती हैं। दरअसल वो सब क्रिएशन होता कुछ भी नहीं है ऐसा, उसको रिक्रिएट करते हैं, पहले दिखा दिया होता है और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कोई बहुत चमत्कार वाली बात है या उनके प्लान सब एग्जीक्यूट होकर जो है आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलबत्ता वो आखिर तक उसमें दिखाई गई चीज़ों की, घटनाओं को घटाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से ज़ायनिस्ट लॉबी, जिसे आप इजराइल इस वक्त मान सकते हैं, जगह जगह पर बैठकर एक वो कॉन्स्पिरेंसी चलते हैं और कोशिश करते हैं बताने की, दुनिया में प्रचार करते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद भी हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं, सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं, और लोग इनके ट्रैप में आ भी जाते हैं। तो देखिए, ये ट्रैप, ये सब कहानियाँ सिर्फ अफसाने होते हैं। वक्त तय करता है
कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है और कब जाना है, ये वक्त अपने दामन में समेट के रखता है। न उसके बारे में किसी को पता होता है, न मुझे, न आपको, न किसी और को। अलबत्ता हम थोड़े बहुत अंदाजे लगा पाते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं उसके नज़दीक पहुँच पाते हैं। जैसा कि हमने ग्रेटर यूरेशिया और द ग्रेट गेम के बारे में किया था, हम उसके 99% एंड तक पहुँचे और वहाँ से रिवर्स गियर लग रहा है। और एक बात आपको और बता दूँ दोस्तों, यहाँ से गेम्स का रिवर्स तो हो चुका है, चूँकि ग्रेट गेम और न्यू ग्रेट गेम हार चुका है पूरी तरह। मैं लिख के देता हूँ आपको। अलबत्ता जो घोड़ों पर दांव लगाया था, वो घोड़े 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम उनकी टांगें टूटेंगी, उनकी गद्दियाँ गिरेंगी, उनकी मतलब लगाम खींचे जाएंगे, वो घोड़े शायद सड़कों पर भी घसीटे जाएँ। तो कुल मिलाकर जो है ये घोड़ेबाजी जो है वो अभी चलती रहेगी। कोई घोड़े भी इतनी आसानी से जब वो मैदान में उतर गए हैं तो पीछे बहुत आसानी से नहीं हटेंगे चीज़ों को लेकर। उनकी भी अपना आना और अपनी ईगो होती है चीज़ों की। ये भी आपको आगे चलने के बाद तमाशे देखने को मिलेंगे। मगर इसमें जो पूरा गेम प्लान था वो चेस बिखर चुका है, मोहरे बिखर चुके हैं। इसमें आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अब आगे शुरू होता है ग्रेटर यूरेशिया के साथ। अभी क्योंकि चाइना के साथ वो यूरेशिया वाले जो यूरोप के लोग और अमेरिका के जो ड्राइव करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अब चाइना के ज़रिए वो सब काम करवाए जाएं जो वो अमेरिका के ज़रिए करवाना चाहते थे। यहाँ से दुनिया के लिए एक और नया ख़तरा पैदा होगा। और याद रखिएगा कि ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपनी हुकूमत अपने पैसे के दम पर पैसे को खुदा बनाकर जो करना चाहते हैं, वो न किसी देश के होते हैं, न किसी कौम के होते हैं, न किसी मज़हब के होते हैं। वो अपनी ताकत, अपने आप को खुदा मानते हैं। उनका अपना मज़हब है और वो अपने मज़हब को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस अमेरिका को यहाँ तक पहुँचाया था, अब उस अमेरिका को ढह देने में इन्हीं लोगों का रोल होगा और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इनकी अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी। इवन राजनीतिक हालात भी ख़राब जो है और ज़्यादा और ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। जो बाइडन इस वक्त जिन नीतियों को लेकर अफ़गानिस्तान और इस तमाम खित्ते में उतर रहा है, बुरी तरह हार का सामना करेगा। और ये सब चीज़ें जो हैं अभी आपको देखने को मिलेगी कि आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू होती है। मीन्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ एक चीज़ जो हार को बिल्कुल अब 0 पर ले जाने का उल्टा रिवर्स गियर में जाएगा, ये अब शुरू हो चुका है। अब आगे देखना ये होगा कि गेम शुरू होगा चाइना वर्सेस ग्रेटर यूरेशिया। चाइना अपने एशिया प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा। रशिया, तुर्की और ये तमाम देश भी कुछ उस ख्याल के हैं जो अलग एक अपनी ताकत को बटोर कर चाहते हैं कि आगे बढ़ें। मैं किसी को भी यहाँ गलत या सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अमेरिका को, ना ज़ोनिस्टों को, ना ऑटोमन एम्पायर वालों को, ना सबकी अपनी एक राजनीतिक इच्छाएं हैं, सबकी राजनीतिक चालें हैं। किसकी सफल होगी, किसकी नहीं सफल होगी, इस पर हमें बात ज़रूर करनी होगी। दोस्तों, महान है वो लोग जो लोग तमाम भीड़ को, चाहे वो राजनेता हों या फिर पत्रकार हों या फिर बुद्धिजीवी हों, जो भी हों, बड़े महान है वो लोग जो तमाम बड़ी इंसानों की जो भीड़ है उसको संबोधित भी कर लेते हैं, उनके साथ 1 to 1 कनेक्ट भी हो जाते हैं, उनको संभालते हैं, उनको सही रास्ते पर लाते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरी बस का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ कुछ लोगों से बात कर सकता हूं जो बातों को संजीदगी से समझते हों। आम लोगों के जवाब सवालों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और माफ़ करना, मैं तो झेल ही नहीं सकता हूं। तो इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।